Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Defense Academy। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन फॉर आवर टेरिटोरियल आर्मी एग्जामिनेशन। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। आई एम प्लानिंग टू हैव ए लाइव सेशन विद यू ऑन यूट्यूब। सो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि लाइव सेशन की टाइमिंग हमको क्या रखनी चाहिए जिस टाइम पे आप सभी फ्री हों। तो जो भी सबसे ज़्यादा बार कमेंट किया गया होगा जो टाइमिंग, उसी टाइमिंग के ऊपर हम डिसाइड कर लेंगे लाइव सेशन रखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन इज विच एनर्जी डू नॉट हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन। सो ऑब्वियसली सन यानी कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। किस चीज़ की? पोल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिस तरीके से सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे सोलर कहते हैं, यानी कि सोलर वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड टू सन। इसी तरीके से जो मून से रिलेटेड वर्ड होता है उसको हम लूनर कहते हैं। ठीक है, जैसे सन से रिलेटेड जो वर्ड होता है उसको हम सोलर कहते हैं, इसी तरीके से जो मून से रिलेटेड वर्ड होता है उसको हम लूनर कहते हैं। लूनर सरफेस या फिर लूनार सरफेस, क्या मतलब हुआ इसको? यानी कि मून का सरफेस जो होता है उसको हम लूनार सरफेस बोलेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं साथ के साथ आपको बताता रहूँगा जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द मद्रास स्टेट रीनेम्ड तमिलनाडु। सो आपको पता है तमिलनाडु का पहले नाम क्या था? मद्रास था। इसको रीनेम किया गया, तमिलनाडु इसका नाम रखा गया कब? 1969 में। कब रखा गया? 1969 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु की कैपिटल कौन सी है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है इसको डिफाइन करने के लिए जो सुटेबल यूनिट क्या होगी? तो सुटेबल यूनिट है यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन आपको पता है फोर्स की यूनिट होती है, कूलाम होती है चार्ज की यूनिट। ये जो ऐसा यूनिट है ये आपको पता होना चाहिए। करंट की जो यूनिट होती है, करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है। एम्पियर से हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट को। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है, कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो मो होती है, यानी कि ओम का उल्टा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ स्पेसिफिक यूनिट हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फोर्स की यहाँ पे होगी न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? चार्ज। चार्ज को हम क्या उसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम्ब। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? यही होता है कि किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए वो जितनी भी फोर्स लगाई जाती है उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, बेसिक तरीके से अगर हम समझे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड बाय विच फोर्स। सो यहाँ पे देखना एक बार, ये समझने का कंसेप्ट है कि जो अर्थ का रोटेशन होता है ना उससे क्या होता है? कोजेज डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड। तो जो विंड यानी कि हवा जो चल रही होती है, हवाएं जो चल रही होती हैं, उनकी जो डायरेक्शन है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता है। किस वजह से? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, उसके कारण जो एयर यानी कि विंड जो चल रही है उसकी डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता है। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट हैं कि अर्थ को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ब्लू प्लैनेट के नाम से अर्थ को जाना जाता है। मार्स को आपको पता है कि रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो वीनस जो होता है, शुक्र ग्रह जिसको हम कहते हैं, वो सबसे ग्लोसी यानी कि चमकीला जो ग्रह होता है वो हमारा वीनस होता है। और अर्थ की सिस्टर भी किसको कहा जाता है? वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हु ऑर्गेनाइज्ड ए मराठा कॉन्फिडरेसी। सो यहाँ पे कॉन्फिडरेसी का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से गठबंधन बनाना। ठीक है, एक तरीके से एक अलायंस बनाना। अलायंस का ये सिनोनियम हो गया, यहाँ पे बात ध्यान रख सकते हैं आप। अगेंस्ट द इंग्लिश लीडिंग टू द थर्ड एंग्लो मराठा वार। सो मेनली कितने एंग्लो मराठा वार हुए यहाँ पर जिनका हम डिस्कशन करते हैं? तो 3 मराठा एंग्लो वार यहाँ पर हुए थे। पहला जो हुआ था, पहला मराठा एंग्लो वार। देखो एंग्लो वर्ड जब भी आ जाएगा तो वहाँ पे इसका मतलब बात हो रही है अंग्रेज़ों की।
ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कोई ऐसा हो सकता है जिसे ना पता हो। ठीक है। सो एंग्लो, अगर हम बात करते हैं एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन मतलब ऐसे इंडियन जो अंग्रेज हैं। एंग्लो वर्ड जहाँ पे भी आ गया, कोई बुक है वो एंग्लो एंग्लो हिंदी भाषा में है, तो इसका मतलब वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। एंग्लो वर्ड इज रिलेटेड टू इंग्लिश पीपल। जिस तरीके से सीनो वर्ड जो होता है SINO, ये चाइनीज से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? चाइनीज से। आपको पता होगा कि सीनो इंडिया रिलेशन बताओ भाई। सीनो इंडिया रिलेशन का या फिर साइनो इंडिया रिलेशन, इसका क्या मतलब हुआ कि भारत चीन रिलेशन बताने हैं हमको। ठीक है। साइनो इंडिया वार कब हुआ? तो साइनो इंडिया वार आपको पता है 1962 वाले वार की यहाँ पे बात हो रही है। तो इस तरीके से यानी कि चीन वाले युद्ध की बात हो रही है। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से एंग्लो वर्ड इंग्लैंड के लिए यूज़ करते हैं। ये स्पेसिफिक है। जैसे आपको पता होगा कि कंगारू जो वर्ड यूज़ करते हैं हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए यूज़ करते हैं कंगारू। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कंगारू जो होता है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसी को हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हु ऑर्गेनाइज द मराठा कॉन्फिडरेसी अगेंस्ट द इंग्लिश लीडिंग टू द वर्ल्ड एंग्लो मराठा वार। सो मराठा एक अलायंस बनाया गया था किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तीसरे एंग्लो मराठा वार में किसने बनाया? तो पेशवा ने बनाया था। पेशवा क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। एक तरीके से जो प्रधानमंत्री की पोस्ट है आज के टाइम में, वही पेशवा की पोस्ट होती थी उस टाइम के अंदर। तीन एंग्लो मराठा वार हुए। पहला 1775 यानी कि 1775 से लेके 1782 तक हुआ। दूसरा 1803 से लेके 1805 तक हुआ। और तीसरा 1817 से लेके 1819 तक हुआ। तो ये थ्री एंग्लो मराठा वार हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन दैट कंट्रोल्स ए फुटबॉल मैच? सो एम्पायर जो होता है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयर पोल्यूटेंट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ ए मैन? नर्वस सिस्टम यू नो, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन्स मतलब क्या होते हैं? एक तरीके से इट इज़ ए टाइप ऑफ वायरिंग। वायरिंग होती है। देखो अब मैं बोल रहा हूँ या फिर मैं हाथ से लिख रहा हूँ, तो ये जो ऑर्डर जा रहे हैं ये दिमाग से जा रहे हैं। दिमाग में कुछ माइक्रो एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो पूरे शरीर के अंदर वायरिंग है उसके थ्रू वो ऑर्डर जाते हैं, और उसी को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। जिस तरीके से आपने सुनी होगी कि किडनी की यूनिट क्या होती है, तो किडनी की यूनिट नेफ्रॉन होती है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी की अगर यूनिट पूछी जाती है बेसिक यूनिट, तो वो नेफ्रॉन होती है। नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। और नर्वस सिस्टम को कौन अफेक्ट करता है? अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, तो वो करता है लेड। ठीक है। तो यहाँ पे लेड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टडी ऑफ किडनी को क्या कहते हैं? तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेट एंड ड्राई ट्रॉपिक्स? तो जो वेट एंड ड्राई ट्रॉपिक्स होते हैं उनकी जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि मेन जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी? यहाँ पे कॉन्स्टेंट हीटिंग, लगातार हीटिंग यहाँ पे होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हुम वाज द शुद्धि मूवमेंट कन्वर्जन ऑफ नॉन हिंदूज टू हिंदुइज्म स्टार्टेड? सो आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पे शुद्धि मूवमेंट की स्थापना, शुद्धि मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया था? सो शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। व्हाट वाज शुद्धि मूवमेंट? शुद्धि मूवमेंट इज नोन एज द मूवमेंट इन विच जितने भी ऐसे थे, वहाँ जो कंसेप्ट कहा जाता है वो ये था कि जितने भी हिंदुइज्म से कन्वर्ट हो गए हैं उनको दोबारा से हिंदुइज्म में ला के उनकी शुद्धि करना, दैट इज नोन एज शुद्धि मूवमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विच यूनियन टेरिटरी अटेंड स्टेटहुड इन फरवरी 1987? कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी थी जिसने स्टेटहुड, यानी कि पहले वो यूटी थी बाद में वो स्टेट बन गई? कब बन गई स्टेट? 1987 के अंदर। तो ऐसी कौन सी जगह थी? तो वो थी गोवा। गोवा की अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे, पोर्तुगीज आए थे, वो कब आए थे? 1498 के अंदर। ठीक है। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हेन डिड वास्को डी गामा केम इंडिया? सो ऑब्वियसली इन 1498।
तो पुर्तगाली थे, तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? पोर्तुगीज़ थे। और सबसे बाद में जाने वाले, ठीक है, सबसे बाद में जाने वाले भी पोर्तुगीज़ थे, क्योंकि हमने गोवा को आज़ाद कब करवाया? 1961 के अंदर हमने गोवा को फ्रीडम दिलवाया था पोर्तुगीज से। 1961 के अंदर गोवा became the part of the India and it became the UT. After that, in 1987, Goa became the state. Next question is, which oxyacid of halogen has the maximum acidic nature? So halogens are basically the acid which has hydrogen in them. So hydrogen तो acid के अंदर होता ही है, बेसिक सी ये पहचान होती है। तो HClO4 has the maximum acidic nature. It is the oxy acid of halogens. Next question is, from when was the zero base budgeting in India first experimenting? So first we have to understand that what is that zero base budgeting. So zero base budgeting. Zero based budgeting is a method of budgeting in which all expenses must be justified for each new period. Again, I am repeating, listen to this. Zero based budgeting is a method of budgeting in which all expenses must be justified for each new period. The budgets are then built around what is needed for the upcoming period, regardless of whether each budget is higher or lower than the previous one. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ। जीरो बेस बजटिंग के अंदर हम पिछली बातों का ध्यान नहीं रखते, हम सिर्फ ध्यान रखते हैं कि अब क्या ज़रूरत है हमको, अब क्या आने वाले टाइम के अंदर हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। पिछले वाला बजट ज़्यादा था, पीछे का बजट कम था। जैसे ऐसे कहते हैं ना, हमारा डिफेंस का बजट बढ़ रहा है, ठीक है, और ये हमको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये इस बेस पे डिपेंड नहीं करेगा। जीरो बेस बजटिंग अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा पिछले साल अगर 2% था तो अब की बार हमको 2.5% करना है या अब की बार हमको 3% करना है। नहीं, ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर कि इस साल हमको, या फिर अगर हम 5 साल का बना रहे हैं तो इस 5 साल के अंदर हमको कितने पैसे की ज़रूरत है डिफेंस के लिए, बस। तो ये होता है जीरो बेस बजटिंग, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था इंडिया के अंदर अप्रैल 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ड्विंडलिंग फॉरेस्ट? ड्विंडलिंग मीन्स, ड्विंडलिंग इज ए वर्ब, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का रिड्यूस होना, किसी चीज़ का कम होना, उसको हम डिविंडल कहते हैं, DWINDLE। ठीक है, ये एक हमारा सिनोनिम्स भी हो गया। और इसका जो रीज़न है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर वन कम हो रहे हैं, वन के रिसोर्सेज जो हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज अगर कम हो रहे हैं तो उसका रीज़न क्या होगा? ऑब्वियसली वनों का कटना, ठीक है, डिफोरेस्टेशन। तो फेलिंग इसी को ही बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन को ही बोलते हैं। सो डिफोरेस्टेशन यानी कि फेलिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल्स। रिबेल आपको पता है, रिबेल मतलब होता है जो रिबेल करते हैं, ठीक है। तो अबाउट हुम वाज दिस सेड बाय सर ह्यू रोज। सर ह्यू रोज जो थे उन्होंने ये लाइन बोली थी, द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ द मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। सो 1857 की जो फ्रीडम रिवोल्यूशन था उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और झांसी की रानी के बारे में ये बातें कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the leading wicket taker in the history of test cricket? So Shane Warne is the correct answer. Next question is, the greatest threat of organism and biodiversity in which process? So threat means सबसे ज़्यादा नुकसान ऑर्गेनिज्म का और दूसरा बायोडाइवर्सिटी का किस प्रोसेस के अंदर होता है? तो जब किसी का हैबिटेट लॉस होता है। हैबिटेट लॉस मीन्स हैबिटेट जहाँ पे जो पर्टिकुलर प्लेस, हैबिटेट इज पर्टिकुलर प्लेस फॉर ए स्पीसीज। किसी भी स्पेसीज के लिए जो पर्टिकुलर स्पेस होता है ना, जहाँ पे वो रह रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेस जो होता है उसे उस जगह उसका हैबिटेट बोला जाता है। और अगर ये किसी का लॉस होता है तो वो सबसे बड़ा खतरा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म और बायोडाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स ए स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत? सो विलेज पंचायत जो आती हैं वो किसके अंदर आती हैं? आर्टिकल 40 में आती हैं भाई, ठीक है। किस में आती हैं? आर्टिकल 40 में आती हैं। इससे रिलेटेड आपको ये बात और ध्यान रखनी है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, इसके अंदर ये विलेज पंचायत यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक कंसेप्ट आता है जब भी पंचायती राज की हम बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? मीन्स पावर शुड नॉट बी सेंट्रलाइज्ड।
पावर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मींस सभी को पावर प्रोवाइड करना। यानी कि अगर गांव का सुधार करना है तो वो राष्ट्रपति नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उनको उसके गांव के बारे में आइडिया नहीं होगा कि किस गांव के अंदर क्या दिक्कत है। उसके लिए वहीं पर एक सरकार होनी चाहिए जिसे हम पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। तो ये दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर केम फ्रॉम द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और इसके अंदर ये शामिल किया गया था। और भाग कौन सा है, यानी कि पार्ट 9 के अंदर आता है। पार्ट 9 हो गया, पार्ट 9 हमारा यहाँ पे हो गया। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, आर्टिकल 40 हो गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया 1992। किसके लिए सारी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पंचायत के लिए, पंचायती राज एक्ट के लिए। Next question is how much of the earth surface is covered by the forest? So 30% of the earth is covered by the forest। ये बात आपको ध्यान रखनी है। Next question is who was the first Indian woman president of Indian National Congress? So Indian National Congress कब बनी थी, 1885 के अंदर बनी थी। ठीक है, ए ओ हयूम जो थे इसके फाउंडर थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे तो एक ही बार बने थे। कहाँ बने थे, कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन के अंदर बने थे। बेलगाम एक जगह है, वहाँ पर जब अधिवेशन हुआ था कांग्रेस की बैठक जो हुई थी, उसके अंदर जो अध्यक्ष बने थे वो महात्मा गांधी जी बने थे। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू बनी थी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, किसकी, कांग्रेस की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे भी अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, तो वो आपको पता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर पहले अपनी पूछी जाए, महिला की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वीमेन, सो यहाँ पे इंदिरा गांधी हो जाएगी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जाए कि किसी भी स्टेट की पहली गवर्नर कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगी। सरोजिनी नायडू कौन सी स्टेट की बनी, यूपी की बनी। अगर पूछा जाए कि सीएम कौन बनी किसी भी स्टेट की पहली, तो सुचेता कृपलानी जी हो जाएंगी। ये भी किस स्टेट की बनी, ये भी यूपी की बनी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सरोजिनी नायडू यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ए पीएन जंक्शन इज यूजफुल फॉर इट्स यूज एज विच थिंग। सो रेक्टिफायर के अंदर हम पीएन जंक्शन का प्रयोग करते हैं। पीएन जंक्शन एक फिजिक्स के अंदर टर्म होती है पीएन जंक्शन। सो पीएन जंक्शन में क्या होता है, ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, होती है इसकी यूनिडायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर जो करंट होता है वो फ्लो करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पीएन जंक्शन क्या होते हैं, एक डायोड होते हैं। ठीक है, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। और अगर पीएनपी एनपीएन की हम बात करें तो वो ट्रायोड हो जाते हैं। ठीक है, डायोड और ट्रायोड की ये यहाँ पे कंसेप्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द हिमालयाज आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी किलोमीटर्स ब्रॉड। ब्रॉड की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 150 से लेके 400, 150 टू 400 किलोमीटर ब्रॉड है यहाँ पे। हिमालयाज कैसे होते हैं भाई, यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं। कैसे होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं। कौन से सी से बने हैं, तो टेथिस सी, टेथिस सी से बने हैं ये। उसके आज जब एक तरीके से उसमें से ये निकले हैं। यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन क्या, हिमालयाज की अगर हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक। ठीक है, ये नेपाल के अंदर हो गया, हमारे बॉर्डर पे हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो आएगा के टू गोडविन ऑस्टिन, जिसको हम बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन। के टू गोडविन ऑस्टिन हाईएस्ट पीक इन इंडिया, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विच इज दी, मतलब अगर पूछा है डीपेस्ट पॉइंट ऑन दी अर्थ, डीपेस्ट पॉइंट ऑन दी अर्थ, पॉइंट ऑन दी अर्थ, सो मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, मारियाना जो खाई है वो डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, पैसिफिक ओशियन में। कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन के अंदर है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। लेक पूछी जाए, डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक अगर पूछी जाए तो लेक बैकाल, बैकाल।
सो बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विच लेड दी टू दी फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल। ऑल इंडिया हड़ताल यानी कि पूरे देश के लिए पूरे देश के अंदर हड़ताल हुई, कब हुई? तो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में हुई थी। रोलेट एक्ट जिसे हम बिना वकील बिना दलील का कानून कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई लॉयर रखने का काला कानून कहते हैं इसे, ब्लैक कानून के नाम से जाना जाता है, ब्लैक लॉ के नाम से जाना जाता है। रोलेट एक्ट 1919 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैव ए डाइट मेनली कंसिस्टिंग ऑफ बैम्बू। ऐसा कौन सा एनिमल है जो ज़्यादातर बैम्बू यानी कि बांस के पेड़ को खाता है? तो वो है रेड पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग द पंचायती राज। सो पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। मैंने आपको बता दिया 1992 से रिलेटेड। पार्ट की अगर बात की जाए तो 9 हो जाएगा, आर्टिकल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 40 हो जाएगा। ये सारे किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। किससे? पंचायती राज से रिलेटेड है। अब एक पूछ लिया जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज 42वां संविधान संशोधन 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई थी। इसके अंदर हमारे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को भी चेंज कर दिया गया था। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, और 3 वर्ड इसके अंदर ऐड किए गए थे। 3 वर्ड इसके अंदर ऐड किए गए थे, जिसमें से एक वर्ड था सेकुलर। हाँ, सेकुलर जो वर्ड है इंडिया के अंदर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 1976 के अंदर ऐड किया गया है। इससे पहले सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ एल्केन्स इज नोन एज विच नेम। सो थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ एल्केन्स के नाम से किसे जाना जाता है? सो थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ एल्केन इज नोन एज क्रैकिंग, ये इस प्रोसेस का नाम होता है। अब यहाँ पे समझने वाली जो बात ये है कि एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, सो ये 3 चीज़ें होती हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो इसके फार्मूले होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से होते हैं? CnH2n+2, CnH2n और CnH2n+2। यहाँ पे पहले +2 हमारा आ गया तो अब आ जाएगा -2। सो ये होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यानी कि मीथेन अगर हम बात करते हैं तो मिथीन और मिथाइन। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं किस तरीके से कि जो एल्केन होते हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन जो होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन जो होता है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो जिस तरीके से मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, CH3, ठीक है, CH3, CH4, यहाँ पे हम बात करेंगे CH4 की। तो CH4 में क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि C के साथ में हम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो यहाँ पे CH4 बन गया। ठीक है, इसको अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे एक H यहाँ पे जोड़ दिया, एक H यहाँ पे जोड़ दिया, एक H यहाँ पे जोड़ दिया और एक H यहाँ पे जोड़ दिया, CH4 बन गया। लेकिन अगर हमको अब डबल बॉन्ड लगाना है तो हम किस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि CH2 इधर जोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड C और फिर H2 यहाँ पे जोड़ दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या बन गया? एल्कीन बन गया। और इसी तरीके से अगर एल्कीन बनाए एल्काइन बनाएंगे तो बॉन्ड आएगा ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद बचा कितना? सिर्फ एक ही बचा, तो यहाँ पे H1 लगा दिया, यहाँ पे H1 लगा दिया। तो इस तरीके से ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कंसेप्ट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि हाउ मैनी आइलैंड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर गंगा जो पड़ती है, गंगा यानी कि जो हमारी रिवर है गंगा, वो कहाँ पे जाके एंड होती है? वो होती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। कहाँ पे होती है? बे ऑफ बंगाल में होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है, पूछा ये गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, देखिए एक बार ध्यान से। पूछा ये गया है कि आइलैंड कितने हैं, आइलैंड कितने हैं, कहाँ पर, कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। तो एक बार इसको समझते हैं कि क्या बे ऑफ बंगाल है, क्या अरेबियन सी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझते हैं एक बार के लिए।
तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर इसको हम नीचे वाला पार्ट, ये इंडिया का है, इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको बताता हूं फिर। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये हमारा इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल। इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, अरेबियन सी हो जाएगा, अरेबियन सी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंडियन ओशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडियन ओशन। तो ये बात तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि अगर हम मैप की बात करते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें थी, आपको ध्यान रखनी है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड दिस इज वेस्टर्न घाट। ये श्रीलंका हो गया, ये आपको पता ही है। बीच में यहाँ पे राम सेतु आता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि जो बे ऑफ बंगाल है उस साइड जो आइलैंड है, टोटल नंबर ऑफ आइलैंड हैं वो कितने हैं, वो कितने हैं यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो वो हैं 204। ऑफिशियल जो है आंसर होगा 204। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि इन एंशिएंट इंडिया एट वेयर वाज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम। मतलब ये पूछा गया कि मगध की राजधानी बताओ। मगध जो एंशिएंट इंडिया के अंडर पार्ट था, तो उसका जो राजधानी थी वो कौन सी थी, मगध की। तो मगध की जो राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगीर। तो राजगीर जो थी वो किसकी, मगध की कैपिटल थी। तो आई होप जो आज का सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। ऑब्वियसली जैसे ही मेरे को टाइम नहीं लगा तो मैं जल्दी से जल्दी इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद एवरीवन।